हेलो स्टूडेंट्स, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे आज एक नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का मेरा विषय है प्रश्नीकरण कौशल, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। पिछले वीडियो में हमने उद्देश्य लेखन कौशल पर चर्चा किया था और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपको उद्देश्य लेखन कैसे किया जाता है यह समझने में आपको काफ़ी आसानी हुई होगी। आज हम आपसे प्रश्नीकरण कौशल पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज क्वेश्चनिंग? प्रश्नीकरण क्या है? प्रश्न क्या है? शिक्षण में प्रश्नों की क्या भूमिका होती है? प्रश्न को शिक्षक को कैसे पूछना चाहिए? प्रश्न का उत्तर कैसे देना चाहिए? और प्रश्न के कितने प्रकार होते हैं? प्रश्न के कितने स्तर होते हैं? और प्रश्नीकरण कौशल है क्या? इन तमाम बिंदुओं पर आज हम प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। वैसे आप समान रूप में देखें तो जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर दिन, हर समय, केवल शिक्षण कार्य नहीं, हर क्षेत्र में प्रश्नों के बिना जीवन का आगे बढ़ना संभव नहीं है। प्रश्न आपको हर मोड़ पर मिलेंगे। शिक्षण में प्रश्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि बिना प्रश्न के शिक्षण कार्य आगे हो ही नहीं सकता। यदि शिक्षक शिक्षार्थी के बीच बौद्धिक स्तर पर किसी पाठ्य वस्तु पर केंद्रित अंतःक्रिया हो रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस अंतःक्रिया में प्रश्न न हो। दरअसल ये प्रश्न या तो शिक्षक की ओर से पूछे जाते हैं अथवा शंका समाधान के लिए शिक्षार्थी की ओर से। प्रश्न के माध्यम से ही शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। शिक्षार्थियों में क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षक उनसे प्रश्न पूछता है। प्रश्न कौशल के प्रमुख तत्व, मेन एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। इसका पहला तत्व है निर्माण प्रक्रिया। प्रश्नों का निर्माण सरल विधि में होना चाहिए जिससे शिक्षार्थी लर्नर सहज ही विषय वस्तु का बोध कर सके। प्रश्नों की भाषा सरल हो, सहज हो एवं प्रश्नों का आकार छोटा हो, क्योंकि अधिक लंबे प्रश्न शिक्षार्थियों के लिए बोधगम्य नहीं हो सकते। दूसरा तत्व है प्रस्तुतीकरण। प्रश्न पूछते समय सभी शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। प्रश्न समान रूप से वितरित होना चाहिए। प्रश्न पूछने के पूर्व किसी शिक्षार्थी को नहीं खड़ा करना चाहिए। प्रश्न को पूछते समय उसके क्रम का ध्यान रखना चाहिए। समान रूप से वितरण, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रश्न किसी एक विद्यार्थी को देख करके ही नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न पूरे कक्षा से पूछा जाना चाहिए। उसके पश्चात उसमें से किसी एक विद्यार्थी को खड़ा करके आप उसे उत्तर देने को कहें। ऐसा नहीं कि शिक्षक किसी निश्चित एक दो विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे और उनसे उत्तर प्राप्त करे। ऐसा करने से शेष विद्यार्थियों में, शेष अधिगमकर्ताओं में निष्क्रियता बढ़ेगी। दूसरा, प्रश्न पूछने के पूर्व किसी विद्यार्थी को नहीं खड़ा करना चाहिए। पहले प्रश्न पूछा जाना चाहिए पूरे क्लास से, उसके पश्चात 2-3 सेकंड का पॉज होना चाहिए। उस 2-3 सेकंड के पॉज में यदि कोई विद्यार्थी खुद ही खड़ा होकर उत्तर देता है तो उसे उत्तर देने का मौका देना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी नहीं खड़ा होता है तब अध्यापक को चाहिए कि वह किसी एक विद्यार्थी को खड़ा करने को कहे और फिर उत्तर देने को बोले।
प्रश्न पूछते समय उसके क्रम का ध्यान देना चाहिए। प्रश्नों का क्रम अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। प्रोत्साहन। अध्यापक न सिर्फ विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे बल्कि उनको मोटिवेट करे। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सामान्यतः विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर देते समय घबरा जाते हैं, ये बात सही है। यहाँ पर शिक्षक को चाहिए कि उत्तर देने वाले विद्यार्थी को प्रोत्साहित करे। इससे विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह पूरा उत्तर देने का प्रयास करेगा। क्योंकि प्रश्न पूछने का अर्थ केवल पाठ विकास ही नहीं, केवल शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न पूछने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो हिडन है वह यह है कि शिक्षण प्रक्रिया में लर्नर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। और प्रश्न पूछते समय यदि आपकी भावभंगिमा उग्र रहेगी, डर पैदा करेगी, तब विद्यार्थी सहमेंगे, उनका आत्मविश्वास कमजोर होगा और शायद ही कोई स्टूडेंट उत्तर देने के लिए स्वाभाविक रूप से खड़ा हो। अतः जरूरी यह है प्रोत्साहन दिया जाए। विद्यार्थी को पता होना ही चाहिए कि यदि वह गलत उत्तर देता है तो शिक्षक उसे डांटेंगे, फटकारेंगे नहीं। यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो भी शिक्षक को उसे डांटने के बजाय उसे और पढ़ के आने को कहना चाहिए। उसे और बच्चों के सामने डांटना नहीं चाहिए, जिससे उसका आत्मविश्वास कमजोर होता है। पुनः केंद्रीकरण। विद्यार्थी का सही उत्तर मिलने पर शिक्षक या अध्यापक उसके आत्मविश्वास को परखने के लिए उसी प्रश्न को दूसरे रूप में प्रस्तुत करता है। यदि विद्यार्थी उसका उत्तर दोबारा दे देता है तो उसके अधिगम की परख हो जाती है। यहाँ पर अधिगम गलत हो गया है, तो उसके अधिगम की परख हो जाती है। फिर है अगला तत्व जो मुख्य तत्व है शिक्षण प्रक्रिया का, वह है पुनः निर्देश। एक विद्यार्थी ने यदि किसी प्रश्न का सही उत्तर बता दिया, फिर भी उसी प्रश्न को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से प्रश्न करता है। कौन करता है? शिक्षक करता है। इसका उद्देश्य कक्षा के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सक्रिय करना होता है। मान लीजिए किसी अध्यापक ने कोई एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर कक्षा के किसी एक विद्यार्थी ने दे दिया। वह सही है या गलत इसके बारे में वह कुछ नहीं कहता और उसी प्रश्न को कक्षा के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें विद्यार्थियों से भी पूछता है। तब इससे कक्षा की सक्रियता बढ़ती है। इसे पुनः निर्देश कहते हैं। विश्लेषण। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ के अंत में शिक्षक शिक्षार्थियों को विश्लेषण करने हेतु थॉटफुल क्वेश्चन, विचारात्मक प्रश्न देता है। शिक्षार्थी से क्या, क्यों, कैसे से जुड़े हुए प्रश्न पूछता है। शिक्षार्थी पूरे पाठ पर विचार कर उस प्रश्न का विश्लेषण करता है। इससे उसकी चिंतन शक्ति बढ़ती है। अब हम आपसे चर्चा करेंगे प्रश्नों के प्रकार पर। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर इनको हम निम्नांकित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है विचारात्मक प्रश्न, थॉटफुल क्वेश्चन। विचारात्मक प्रश्न पूछने का उद्देश्य अधिगमकर्ता अर्थात शिक्षार्थी के चिंतन शक्ति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस तरह के प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व उसे विचार करना पड़ता है। जैसे दिन और रात क्यों होता है, नदियों में बाढ़ कैसे आती है, दूध का रंग सफेद क्यों होता है, इत्यादि।
इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर शिक्षार्थी को विश्लेषण करके देना पड़ता है। अगला है समस्यात्मक प्रश्न। वैसे तो प्रश्न का आशय ही समस्या है, लेकिन यहाँ किसी समस्या को लेकर जो प्रश्न किए जाते हैं वही समस्यात्मक प्रश्न होते हैं। इसमें शिक्षार्थी समस्या का समाधान पाने के लिए तत्पर रहते हैं। समस्यात्मक प्रश्न भी एक प्रकार से विचारात्मक प्रश्न के अंतर्गत ही आते हैं। फिर है तुलनात्मक प्रश्न। इस तरह के प्रश्न दो घटनाओं, विषयों एवं फैक्ट में तुलना करनी पड़ती है। जैसे दो प्रकार के जलवायु में तुलना पर आधारित प्रश्न, इतिहास के दो प्रमुख घटनाओं में तुलना पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार तुलनात्मक प्रश्न विद्यार्थियों में तुलना करने की शक्ति का या क्षमता का विकास करते हैं। इन तुलनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों में विश्लेषण की भी क्षमता बढ़ती है। विकासात्मक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न पाठ को गति प्रदान करने के लिए पूछे जाते हैं, पाठ के विकास के लिए। किसी एक अवधारणा या सिद्धांत को स्पष्ट करके उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे पाठ आगे बढ़ सके। अर्थात शिक्षक ने विद्यार्थियों को किसी एक अवधारणा या फार्मूले या नियम या किसी घटनाओं के बारे में पढ़ाया तो उसके हर पहलुओं पर प्रश्न पूछता है, और यदि उसे यह फीडबैक मिल जाता है कि उसके द्वारा पढ़ाया गया पाठ अधिगमकर्ता को समझ में आ गया है, तब पाठ का विकास होता है, तब वह अगले बिंदु पर बढ़ता है। इसे विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। संरचना के आधार पर प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों की संरचना के आधार पर प्रश्नों के प्रकार अग्रलिखित हैं। पहला, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सेकेंड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और थर्ड वन इज ऐसे टाइप क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्नों की वैधता और विश्वसनीयता के आधार पर निर्मित किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर एक ही जैसा होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का विभाजन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, बहुविकल्पीय प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न में उत्तर के एक से अधिक विकल्प दिए गए होते हैं। शिक्षार्थी को इनमें से किसी एक पर टिक करना होता है। जैसे भारत की वाणिज्यिक राजधानी का नाम कौन से शहर जाना जाता है? भारत की वाणिज्यिक राजधानी के नाम से कौन से शहर जाना जाता है? ए अहमदाबाद, बी पटना, सी जयपुर और डी मुंबई। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुंबई को जाना जाता है, अतः डी पर टिक किया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों की संरचना को बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। दूसरा, आपको मालूम ही है, ट्रूथ एंड फॉल्स, सत्य और असत्य का चयन करना। इस प्रकार के प्रश्नों में शिक्षार्थी को सही और गलत का चयन करना पड़ता है। जैसे श्री राम की माता का नाम कौशल्या था, यह सत्य है या असत्य? रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स। इस प्रकार के प्रश्नों में शिक्षार्थी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना पड़ता है। जैसे मनुष्य के बुरे कर्म डैश 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 बना देते हैं। आगे है पापी / धर्मात्मा,
यहाँ पर जो सही होगा उसको यहाँ पर भरना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। मनुष्य के बुरे कर्म पापी बना देते हैं। यहाँ पर पापी सही शब्द का चयन होगा। निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे प्रश्नों का निर्माण शिक्षार्थी को विस्तृत उत्तर देने के लिए किया जाता है। उत्तर कई पृष्ठों में होता है। ऐसे प्रश्न शिक्षार्थी की मानसिक क्षमता, कल्पना, मौलिक लेखन आदि के परीक्षण में सहायक होते हैं। जैसे प्रश्न है, शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, स्पष्ट करें। यह प्रश्न निबंधात्मक प्रश्नों की श्रेणी में आया है। इसमें शिक्षार्थी इस अवधारणा पर विश्लेषण करके अपने मौलिक विचार लिखेगा। तो इसलिए यह प्रश्न ऐसे टाइप प्रश्न में की श्रेणी में आता है और विद्यार्थी इसे अपने मौलिक विचार के रूप में प्रश्न के उत्तर को लिखेगा। इस प्रकार प्रश्न कौशल के माध्यम से प्रशिक्षु अपने शिक्षण की प्रभावीता को बढ़ा सकते हैं। प्रश्न पूछते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि शिक्षक को यह ही नहीं पता है कि प्रश्नों की रचना कैसी होनी चाहिए, प्रश्न पूछते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तब उसकी शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकती, उसकी टीचिंग एफिशिएंसी नहीं बढ़ सकती है। इसलिए एक अच्छे शिक्षक को यह पता होना ही चाहिए कि प्रश्न पूछने का अंदाज क्या होना चाहिए, प्रश्न कैसे पूछा जाना चाहिए। तो टीचर की कनेक्टिविटी स्टूडेंट के साथ बढ़े तो यह प्रश्न के माध्यम से बढ़ सकती है। अध्यापक शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेगा और विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए। शिक्षक का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। यदि शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट नहीं है तो उसकी शिक्षण की प्रभावीता भी कम होगी, टीचिंग एफिशिएंसी भी लो रहेगी। प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। आपने एक प्रश्न को सारे क्लास से पूछ लिया, एक विद्यार्थी ने उत्तर नहीं दिया तो आप दूसरे विद्यार्थी को खड़ा करिए। दूसरे ने उत्तर नहीं दिया तो आप तीसरे विद्यार्थी को खड़ा करिए। तीसरे ने उत्तर नहीं दिया तब आप चौथे विद्यार्थी को खड़ा करिए। लेकिन इन 4 विद्यार्थियों से सही उत्तर प्राप्त करने के क्रम में आप प्रश्न को 4 बार नहीं सुनाएंगे, प्रश्न सिर्फ एक ही बार पूछेंगे। उसके बाद एक विद्यार्थी को खड़ा करेंगे और वह विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाता है तब आप दूसरे का नाम लेके उसे खड़ा करेंगे, लेकिन प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि यह मान लिया जाता है कि प्रश्न को सारे विद्यार्थियों ने सुन लिया है, प्रश्न उन्हें पता है, आपको केवल सही उत्तर प्राप्त करना है। इसलिए आप अलग अलग विद्यार्थियों को खड़ा करेंगे, लेकिन प्रश्न को बार बार नहीं बोलेंगे। प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि किसी विद्यार्थी ने यह कहा कि श्रीमान जी हमें फिर से प्रश्न बताइए क्योंकि हमने प्रश्न को नहीं सुना, तब आप उसके कहने पर प्रश्न की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप में प्रश्नों की पुनरावृत्ति करने से शिक्षक को बचना चाहिए। प्रश्न कौशल के घटक। प्रश्न कौशल के मुख्य घटक हैं। पहला है प्रस्तुतिकरण, कि प्रश्न को आप कैसे प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है सूचना प्राप्तिकरण, प्रश्नों के माध्यम से आप क्या सूचना निकालना चाहते हैं। तीसरा है पुनः केंद्रीयकरण, रीफोकसिंग, पुनः केंद्रीयकरण। चौथा है पुनः निर्देशन, रीडायरेक्शन, पुनः निर्देशन। और पांचवा है
विश्लेषण। ये 5 घटक हैं। अब इन पांचों घटकों पर आधारित हम एक उदाहरण के रूप में आपके समक्ष माइक्रो लेसन प्लान ऑन क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्न कौशल पर आधारित सूक्ष्म पाठ योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। क्लास 7 है और आपका सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस। टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। शिक्षक का यह प्रश्न पूछता है, टॉपिक है उसका इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण आपका टॉपिक है, पर्यावरण का क्या महत्व है। तो शिक्षक सूचना प्राप्त करने की दिशा में विषय को प्रश्न के माध्यम से वो पाठ की तरफ बढ़ रहा है। तो उसका प्रश्न है, हमारे चारों तरफ क्या है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत ही आसान है और हमको लगता है कि कक्षा का हर विद्यार्थी उत्तर दे सकता है। हमारे चारों तरफ पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, हवा है, बाग हैं, बगीचे हैं, भवन हैं, लोग हैं, इत्यादि इत्यादि। फिर चारों तरफ यहाँ प्रश्न पूछा है। शिक्षक का इसी चारों पर आधारित ये संकेत के रूप में माना जा सकता है या प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण कितने आसान तरीके से किया गया शिक्षक द्वारा। दूसरा है, परी का शाब्दिक अर्थ क्या है। परी का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पर हो सकता है कि विद्यार्थी आपको उत्तर न दें, उनको नहीं पता है, यह अनुमानित है। तो जब उत्तर वो नहीं दे रहे हैं तब शिक्षक यहाँ कहेंगे, परी का अर्थ होता है चारों ओर। परी का अर्थ होता है चारों ओर, यह शिक्षक कहेगा। फिर शिक्षक अगले पर जा रहा है। पाठ विकास के क्रम में पाठ को आगे ले जाते हुए शिक्षक पूछता है, आवरण का क्या अर्थ होता है। तो आवरण का अर्थ मिला, उत्तर मिला, आकार या ढक्कन। अब शिक्षक ने यहाँ पर किस घटक का प्रयोग किया, पुनः केंद्रीयकरण, रिफोकस किया। प्रस्तुतिकरण से होते हुए यहाँ पर फिर पूछा उसने परी का अर्थ बताया, आवरण का अर्थ प्रश्न पूछा और फिर पूछा परी और आवरण को मिलाकर नया शब्द क्या बना। अब वह पुनः केंद्रीकरण की तरफ बढ़ रहा है, अपने विषय पर आ रहा है। तो उत्तर मिला चारों ओर का आकार। तो शिक्षक ने विद्यार्थियों से प्राप्त उत्तर को स्वीकारते हुए सहमत में सिर हिलाते हुए कहा, अर्थात हम चारों ओर जिस वातावरण से घिरे हैं वह पर्यावरण कहलाता है। यहाँ पर रिफोकस हुआ और जब वह स्टेटमेंट पढ़ता है तो शिक्षार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब फिर वह आ रहा है, पेड़ हमें क्या देते हैं। उत्तर क्या मिला, फल, लकड़ी, छाया। सूचना प्राप्तिकरण। फिर शिक्षक ने पाठ विकास के क्रम में पूछा, अधिक पेड़ पौधे होने का क्या लाभ है। तो कोई भी विद्यार्थी जो कक्षा 7 का है वह बताएगा, वायु या ऑक्सीजन प्राप्त होती है जिससे हम जीवित रहते हैं। पाठ विकास के क्रम में सूचना प्राप्तिकरण के उसमें क्रम में शिक्षक फिर पूछेगा, अधिक से अधिक वायु, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फिर शिक्षार्थी बोलेगा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। फिर सूचना प्राप्ति का क्रम, वायु अशुद्ध होगी तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर मिला, हम अस्वस्थ हो जाएंगे, हम अस्वस्थ हो जाएंगे। ये इन सारे प्रश्नों में सूचना प्राप्ति घटक का प्रयोग किया जा रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। सूचना प्राप्ति घटक का प्रयोग किया जा रहा है।
फिर प्रश्न आगे पूछते हुए, वायु अशुद्ध होगी तो हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? उत्तर मिला, हम अस्वस्थ हो जाएंगे। शिक्षक, वायु अशुद्ध कैसे होगी? अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सूचना प्राप्तिकरण के साथ साथ अब हम रीफोकसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, पुनः अपने विषय पर धीरे धीरे आ रहे हैं। उत्तर मिला, वायु अशुद्ध प्रश्न था, वायु अशुद्ध होगी तो हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? उत्तर मिला, हम अस्वस्थ हो जाएंगे। फिर आगे पूछा गया अध्यापक द्वारा, वायु अशुद्ध कैसे होती है? उत्तर मिला, कल कारखानों, वाहनों के धुएं से। फिर शिक्षक पूछता है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर किस घटक का प्रयोग किया गया? विश्लेषण का। यहाँ पर विश्लेषण, पांचवें घटक का प्रयोग किया गया। यानी यहाँ पर विद्यार्थी सारे पाठ को जानने समझने के बाद अपना मौलिक विचार देगा। शिक्षक का प्रश्न है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर विद्यार्थी सारे पाठ पर विचार करने के पश्चात, विश्लेषण करने के पश्चात वह उत्तर देगा, वाहनों को कम करने का प्रयास करेंगे, अधिक धुआं निकलने वाले वाहनों पर कार्रवाई हो, कल कारखानों से अधिक धुआं न निकले इसके लिए भी प्रभावी कदम उठाएंगे। यह उसका विश्लेषण पर आधारित उत्तर है, उसका रिफ्लेक्शन है। यह प्रश्न थॉटफुल है। क्या होना चाहिए? यह थॉटफुल क्वेश्चन है। यह विश्लेषण करने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करता है और विद्यार्थी ने अपने रिफ्लेक्शन से इस प्रश्न का उत्तर दिया। तो यह पांचवें घटक का प्रयोग किया गया। तो प्रिय प्रशिक्षुओं, यह माइक्रो लेसन प्लान क्वेश्चनिंग स्किल पर था। प्रश्न कौशल के घटक हैं प्रस्तुतिकरण, प्रश्नों को आप कैसे प्रस्तुत करते हैं, सूचना प्राप्तिकरण, प्रश्नों के माध्यम से आप सूचना निकालते हुए कैसे पाठ को विकास करते हैं, पुनः केंद्रीकरण, आप किसी पाठ को रिफोकस कैसे करते हैं, पुनः निर्देशन, एक ही प्रश्न के प्राप्त उत्तर को दूसरे विद्यार्थियों से, तीसरे विद्यार्थियों से पूछना, यह पुनः निर्देशन है। और विश्लेषण कि आप विचार युक्त प्रश्न यदि आप किसी विद्यार्थी से पूछ रहे हैं जिससे विद्यार्थी अपना रिफ्लेक्शन दे, किसी प्रश्न का उत्तर विश्लेषण करने के पश्चात उत्तर दे, तो यह विश्लेषणात्मक प्रश्न हुआ। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि प्रश्न पूछते समय अध्यापक की भावभंगिमा स्माइली फेस होना चाहिए, उसे विद्यार्थियों में आतंक न पैदा करना चाहिए और विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह उत्तर देने के लिए उत्साहित रहें, उत्तर देने का चेष्टा करें और प्रश्न को वो आसानी से जान जाएं कि किस तरह का प्रश्न है। मुख्य रूप से यहाँ पर यह अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की भाषा बहुत कुछ विद्यार्थियों को उस प्रश्न को ग्रहण करने पर निर्भर करता है। प्रश्न यदि सरल होंगे, सहज होंगे एवं प्रश्न पूछने का अंदाज स्वाभाविक ढंग से होगा, तब शिक्षक अपने प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों से अधिक प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है। यहाँ पर हम यह बात कह सकते हैं कि प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक को कक्षा में डर या भय का वातावरण नहीं क्रिएट करना चाहिए। यदि डर और भय का वातावरण प्रश्न के माध्यम से कोई शिक्षक पैदा करना चाहता है, तब इसका आशय यही है कि वह प्रश्नीकरण कौशल से अनभिज्ञ है, वह उससे परिचित नहीं है। अतः प्रश्न
अच्छे हों, प्रश्न पाठ से जुड़े हों एवं प्रश्न विद्यार्थियों को यह प्रेरित करें कि वह उसका उत्तर दे सकें। यह शिक्षक के एटीट्यूड पर, शिक्षक की अभिवृत्ति पर, शिक्षक के अवेयरनेस पर भी डिपेंड करता है। प्रिय प्रशिक्षुओं, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर हमको बताइएगा और हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आएंगे। आपको यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करिए, अपने डाउट भेजिए, हम उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे आप लाइक करिए और शेयर करिए, और यदि कोई आपको डाउट है तो आप हमको अपना प्रश्न भेजिए।